Hello, and I welcome you all to this online video lectures on subject Engineering Mechanics. Engineering Mechanics is a core subject and fundamental subject in engineering field like mechanical, civil, aerospace, automobile, production, etc. This course is completely focused on the diploma students, those who are doing the diploma course under MSBTE. So before we start with this course, let us first try to understand the syllabus, their marking scheme, and how they are interrelated. Okay? So first chapter in engineering mechanics is force. Second, equilibrium. Second is equilibrium. Third is friction. Fourth is centroid and CG, that is center of gravity. Fifth one is simple machine. So in all we have total 5 chapters. पूरे 5 चैप्टर्स हैं हमारे इसमें टोटल कोर्स में, डिप्लोमा के कोर्स में. हम इस टोटल 5 चैप्टर्स को 3 ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं. वी कैन डिवाइड इट इनटू 3 ग्रुप्स. ये रहेगा पहला ग्रुप, ये दूसरा और ये तीसरा ग्रुप. ओके, ग्रुप करने का मकसद ये है कि हम यहाँ पे समझ जाए कि ये जो पहला ग्रुप है, पहला ग्रुप का जो फर्स्ट चैप्टर है, सेकंड चैप्टर है, थर्ड चैप्टर है, ये सब एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड है, कनेक्टेड है. ठीक है, अगर मैं ये फर्स्ट चैप्टर पढ़ लूं ठीक से तो मुझे सेकंड चैप्टर समझने में इजी होगी. अगर सेकंड चैप्टर ठीक से पढ़ लूं तो ये थर्ड चैप्टर समझने में इजी होगी. ठीक, अगर हम इसका कोर्स या फिर मार्क्स देखें, फर्स्ट चैप्टर इज फॉर 26 marks. Second chapter is for 20 marks. Friction is again for 20 marks. Second group का जो फर्स्ट चैप्टर है, that is fourth, centroid, ये है 16 marks का. और फाइनली सिंपल मशीन इज ऑफ 20 marks. तो टोटल 100 marks का इंजीनियरिंग मैकेनिक्स. सो आउट ऑफ 100 40% तुम्हारा पासिंग क्राइटेरिया है. तो यू शुड गेट एटलीस्ट मिनिमम 40 मार्क्स टू क्लियर दिस सब्जेक्ट. जैसे मैंने पहले कहा कि ये तीनों चैप्टर्स इंटर रिलेटेड है. अगर मैं ये चैप्टर फर्स्ट चैप्टर को 100% ठीक से समझ जाऊं तो सेकेंड चैप्टर इनडायरेक्टली मेरा 70% कंप्लीट हो जाएगा. 70% कंप्लीट हो जाएगा. तो मुझे एक्स्ट्रा कितना पढ़ना पड़ेगा चैप्टर नंबर 2 में? ओनली 30%. ठीक है, तो अगर मैं सेकेंड चैप्टर ठीक से पढ़ लेता हूं, 30% को ठीक से पढ़ लेता हूं, तो इसका मतलब मेरा फोर्थ चैप्टर का 80% हो गया. 80% हो गया तो कितना पढ़ना पड़ेगा मुझे एक्स्ट्रा? 20%. कितना इजी है देखो. अगर मैं ये फर्स्ट चैप्टर को 100% पढ़ता हूं ठीक से, तो मुझे सेकेंड चैप्टर का सिर्फ 30% पढ़ना है और थर्ड चैप्टर का सिर्फ 20% पढ़ना है. जैसे मैंने पहले कहा कि ये तीनों चैप्टर्स जो है वो इंटर रिलेटेड है. राइट, फर्स्ट चैप्टर का कंसेप्ट हम सेकंड में यूज करेंगे, सेकंड का कंसेप्ट हम थर्ड में यूज करेंगे. सेकंड ग्रुप और थर्ड ग्रुप दे आर इंडिपेंडेंट. हम इनका कंसेप्ट यहां पे कहां पे यूज नहीं करेंगे, ये टोटली इंडिपेंडेंट है. राइट, सो दिस इज आवर रोड मैप. हम ऐसे फॉलो करेंगे. पहला फोर्स को कंप्लीट करेंगे, उसको समझेंगे ठीक से, न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करेंगे इस पे हम लोग ठीक से. उसके बाद फिर सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर, उसके बाद फिर फिफ्थ चैप्टर के लिए जाएंगे हम लोग. ओके, नाउ लेट्स मूव अहेड. फर्स्ट चैप्टर शुरू करने से पहले लेट अस फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड फ्यू कंसेप्ट्स. पहला है, what do we mean by engineering mechanics? What is the definition of engineering mechanics? हम कोई भी एक बुक उठा लें तो उसमें ऑलमोस्ट ये डेफिनेशन मिलेगा कि engineering mechanics is a branch of science which deals with forces and their effects on the
रिजिड बॉडीज, ऑन द रिजिड बॉडी। तो ये डेफिनेशन है मैकेनिक्स का, राइट। तो हम मैकेनिक्स में क्या पढ़ेंगे, फोर्स के बारे में पढ़ेंगे और फोर्स का इफेक्ट ऑन रिजिड बॉडीज के बारे में पढ़ेंगे। दो चीज, एक तो फोर्स और दूसरा उनका इफेक्ट ऑन रिजिड बॉडीज। अभी हम यहां पे अगर देखें तो दो टर्म्स मुझे नजर आ रहा है, एक तो फोर्स और दूसरा रिजिड बॉडीज। तो पहले हम लोग समझते हैं रिजिड बॉडीज का मतलब क्या है। ओके, रिजिड बॉडीज, रिजिड बॉडीज किसे कहते हैं, रिजिड बॉडी किसे कहते हैं, रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी आर दोज बॉडी विच डू नॉट डिफॉर्म, विच डू नॉट डिफॉर्म। सो रिजिड बॉडीज किसे कहेंगे, आर दोज बॉडीज विच डू नॉट deform. Rigid bodies are those bodies which do not deform under the action of external forces. भले हम कितना भी फोर्स अप्लाई करें रिजिड बॉडी के ऊपर, रिजिड बॉडी डिफॉर्म नहीं होगा, राइट। तो कोई भी बॉडी जिसके ऊपर हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं और एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करने के बाद वो डिफॉर्म नहीं होता, तो उस बॉडी को हम क्या कहेंगे, रिजिड बॉडीज, रिजिड बॉडीज। ओके, अब यहां पे देखो कि ये डिफॉर्म का मतलब क्या है। डिफॉर्म, डिफॉर्मेशन, डिफॉर्म किसे कहते हैं, अगर कोई बॉडी बेंड हो गया बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, हमने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया, एक्सटर्नल फोर्स की वजह से बॉडी बेंड हो गया, राइट। तो इसका मतलब क्या हो गया, बॉडी डिफॉर्म हो गया। बॉडी डिफॉर्म हो गया, उसका मतलब क्या, दिस इज नॉट ए रिजिड बॉडी, ठीक है। डिफॉर्मेशन के अंदर ट्विस्ट भी आता है। अगर हमने कोई फोर्स अप्लाई किया, एक्सटर्नल फोर्स, और उस फोर्स की वजह से बॉडी ट्विस्ट हो गया, मतलब क्या हुआ, बॉडी डिफॉर्म हो गया। बॉडी डिफॉर्म हो गया मतलब क्या, वो बॉडी रिजिड बॉडी नहीं है, वो बॉडी रिजिड बॉडी नहीं है। थर्ड, बॉडी अगर ब्रेक होता है, अगर मैंने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया तो बॉडी अगर ब्रेक हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, बॉडी डिफॉर्म हुआ, ठीक है। तो अगर बॉडी डिफॉर्म हुआ मतलब दैट बॉडी इज नॉट ए रिजिड बॉडी। एंड फोर्थ, अगर बॉडी का शेप एंड साइज चेंज होता है तो इसका मतलब बॉडी डिफॉर्म हो गया, और अगर बॉडी डिफॉर्म होता है तो हम उस बॉडी को रिजिड बॉडी नहीं कह सकते। सो एज पर डेफिनेशन, रिजिड बॉडीज आर दोज बॉडीज विच डू नॉट डिफॉर्म, विच डू नॉट डिफॉर्म, डिफॉर्म का मतलब क्या है, विच डू नॉट बेंड under the action of external force, which do not twist under the action of external force, which do not break under the action of external force, which do not change its shape and size under the action of external force. तो ऐसे बॉडीज को हम क्या बोलेंगे, रिजिड बॉडीज। एंड एज पर डेफिनेशन, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स क्या है कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स इज ए ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विथ फोर्सेस एंड their effect on the rigid bodies, right? rigid bodies, rigid bodies कौन है, वो bodies जो bend नहीं होता, twist नहीं होता, break नहीं होता and उसका shape and size change नहीं होता, right? अब क्वेश्चन ये उठता है कि अगर फोर्स रिजिड बॉडीज के ऊपर एक्ट कर रहा है और ये रिजिड बॉडीज ना ही बेंड हो सकता है, ना ही ट्विस्ट, ना ही ब्रेक होगा, ना ही शेप एंड साइज चेंज होगा, तो फिर ये फोर्स क्या इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा इस रिजिड बॉडीज के ऊपर, राइट? तो मैकेनिक्स में, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में ये जो फोर्स है जब रिजिड बॉडीज के ऊपर अप्लाई होगा तब वो रिजिड बॉडीज आइदर अपना वेलोसिटी चेंज कर सकता है, चेंज इन वेलोसिटी चेंज करेगा। सेकेंड, या फिर बॉडी ऑलरेडी मोशन में है, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करने के बाद बॉडी रेस्ट में आ गया। थर्ड, हम क्या कर सकते हैं, बॉडी को टर्न कर सकते हैं, यू कैन टर्न द बॉडी, ओके, राइट, चेंजिंग वेलोसिटी मतलब एक्सेलरेशन। तो ये तीनों चीज पॉसिबल है, राइट? अभी हम देखें कि अगर वेलोसिटी चेंज होता है तो इसका मतलब ये नहीं कि बॉडी ट्विस्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से ये एक बॉडी है, रिजिड बॉडी है,
और मैंने इस पे एक फोर्स अप्लाई किया, इसके वजह से आप देखो कि इसका वेलोसिटी चेंज हो रहा है, बढ़ रहा है। वेलोसिटी चेंज हो रहा है इसका मतलब ये नहीं कि ये बॉडी बेंड हो रहा है या फिर ट्विस्ट हो रहा है या फिर ब्रेक हो रहा है या फिर इसका शेप एंड साइज चेंज हो रहा है। ये चारों पैरामीटर्स में कहीं भी कुछ चेंज नहीं आया, राइट। लेकिन क्या हो रहा है, इसका वेलोसिटी चेंज हो रहा है। ओके, ये फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है कि अगर ये ऑलरेडी मूव हो रहा है, बॉडी रिजिड बॉडी ऑलरेडी मूव हो रहा है और हमने यहाँ पे एक फोर्स अप्लाई किया तो क्या होगा, ये जो बॉडी है वो रेस्ट में आ जाएगा, रेस्ट में आ जाएगा। और थर्ड, अगर कोई बॉडी है, हमने यहाँ पे फोर्स अप्लाई किया तो बॉडी क्या हो रहा है, वो टर्न होगा, टर्न। तो तीनों केसेस में बॉडी ना ही बेंड हो रहा है, प्लीज ध्यान दीजिए, ये तीनों केसेस में ना ही बॉडी बेंड हो रहा है, ना ही बॉडी ट्विस्ट हो रहा है, ना ही ब्रेक हो रहा है, ना ही उसका शेप एंड साइज चेंज कर रहा है। सो दिस आर द इफेक्ट। तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में हम लोग बेसिकली इन चीजों पे गौर करेंगे कि क्या उस फोर्स के वजह से बॉडी का वेलोसिटी चेंज हो रहा है, क्या बॉडी रेस्ट में है या बॉडी टर्न हो रहा है, ये सब चीज हम देखेंगे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में। ओके ओके, अभी आगे बढ़े। तो ये था मैकेनिक्स का डेफिनेशन। और नेक्स्ट अभी देखते हैं कि व्हाट आर दी टाइप्स, सब टाइप्स अंडर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का दो ब्रांचेस है, एक है स्टैटिक्स और दूसरा डायनामिक्स। स्टैटिक्स, दूसरा डायनामिक्स। स्टैटिक का मतलब क्या है कि द बॉडी, द रिजिड बॉडी, प्लीज ध्यान दीजिए कि हम लोग जब भी बोलेंगे बॉडी, इसका मतलब बाय डिफॉल्ट वी आर टॉकिंग अबाउट रिजिड बॉडीज। ओके, सो द बॉडी इज एट रेस्ट। ओके, तो इसका डेफिनेशन कैसा रहेगा कि इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस और इट्स अ ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील्स विथ फोर्सेस and their effect on a rigid body when it is at rest. Body is at rest. Dynamics में क्या होगा, the body will be in motion, body move होगा, right? आगे जाके डायनामिक्स का दो पार्ट्स रहेगा, एक हम कहेंगे काइनेमेटिक्स, दूसरा काइनेटिक्स। काइनेमेटिक्स, काइनेटिक्स, ठीक है। तो यहां पे ध्यान दीजिए कि डायनामिक्स में दोनों ही केस में बॉडी मूव हो रहा है, दोनों केस में बॉडी मूव हो रहा है, लेकिन काइनेमेटिक्स में हम सिर्फ मोशन के बारे में पढ़ेंगे, फोर्स के बारे में, मोशन के बारे में पढ़ेंगे, फोर्स के बारे में नहीं पढ़ेंगे। काइनेटिक्स में हम दोनों के बारे में पढ़ेंगे, मोशन के बारे में भी पढ़ेंगे एंड दी फोर्स के बारे में भी पढ़ेंगे। ओके, सो ये है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का दो टाइप, स्टैटिक्स, डायनामिक्स। स्टैटिक्स किसे कहते हैं, इट्स अ ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील्स विथ फोर्सेस एंड देयर इफेक्ट्स ऑन बॉडी व्हेन इट इज एट रेस्ट। डायनामिक कैसा रहेगा उसका डेफिनेशन कि इट इज अ ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील्स विथ फोर्सेस एंड देयर इफेक्ट ऑन बॉडी व्हेन इट इज इन मोशन। तो हमारे डिप्लोमा के सिलेबस में ये पार्ट नहीं है, हमारे सिलेबस में डायनेमिक्स नहीं है, हमको सिर्फ क्या पढ़ना पड़ेगा, स्टैटिक्स पार्ट, राइट, स्टैटिक्स पार्ट। तो ये नेक्स्ट कंसेप्ट है, व्हाट नेक्स्ट कंसेप्ट है कि कुछ पैरामीटर्स को डिफाइन करने के लिए उसका मैग्नीट्यूड ही काफी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम मास कंसीडर करें तो हम अगर इसका जो वैल्यू है मैग्नीट्यूड, हम अगर सिर्फ बोले कि 1 किलो मास, तो वो सफिशिएंट है उसका मीनिंग डिफाइन करने के लिए। ओके, वेलोसिटी नहीं सॉरी, टाइम, ठीक है। इसके बाद टाइम हम बोलते हैं 1 सेकेंड, 1 मिनट, 1 आवर, तो ये इसका हो गया, क्या हो गया, वैल्यू हो गया, एंड दैट इज सफिशिएंट टू डिफाइन इट्स मीनिंग। ओके, उसके बाद फिर डिस्टेंस हो गया, 1 मीटर कंप्लीटली डिफाइन करता है इसका। 1 मीटर मतलब हमको पूरा एक आइडिया मिलता है कि 1 मीटर का उसका डिस्टेंस बॉडी ने कवर किया। दूसरा टेम्परेचर,
वगैरह वगैरह। ऐसे ही कुछ कुछ पैरामीटर्स हैं जिसको डिफाइन करने के लिए सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड ही काफी है। तो ऐसे पैरामीटर्स जिसको डिफाइन करने के लिए सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड ही काफी है, इसे हम क्या कहते हैं? स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी। What do you mean by scalar quantity? Scalar quantity are those quantities in which their meaning is completely defined by their magnitude. लेकिन कुछ कुछ पैरामीटर्स ऐसे हैं जैसे वेलोसिटी, इसमें हमको उसका मैग्नीट्यूड देना पड़ेगा, जैसे 1 मीटर पर सेकेंड, एंड उसका डायरेक्शन भी मुझे स्पेसिफाई करना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। दूसरा है एक्सेलरेशन है। अगर मैं बोलता हूं एक्सेलरेशन इज 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो मुझे इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों स्पेसिफाई करना पड़ेगा हमको। अगर हम डायरेक्शन स्पेसिफाई नहीं करते तो एक्सेलरेशन का मीनिंग कंप्लीट नहीं होता। अगर हम वेलोसिटी में अगर डायरेक्शन स्पेसिफाई नहीं करते तो वेलोसिटी का मीनिंग कंप्लीट नहीं होता। वैसे ही फोर्स हम बोलते हैं 1 न्यूटन, दिस इज फोर्स का मैग्नीट्यूड, एंड वी विल हैव टू स्पेसिफाई इट्स डायरेक्शन। तो जब भी हम फोर्स डिफाइन करेंगे, फोर्स को लिखेंगे, तो वहां पे दो चीज का ध्यान रखना है कि उसका मैग्नीट्यूड एंड उसका डायरेक्शन हमको दोनों को स्पेसिफाई करना पड़ेगा, राइट? तो ऐसे पैरामीटर्स जिसको कंप्लीटली डिफाइन करने के लिए मुझे मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन चाहिए, तो ऐसे पैरामीटर्स को हम क्या कहते हैं? क्या कहेंगे उसे? इट्स ए वेक्टर क्वांटिटी। इट्स ए वेक्टर क्वांटिटी, और ये क्या है? स्केलर क्वांटिटी। तो ये सब्जेक्ट जो है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, हम पूरा फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो याद रखो कि फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो फोर्स को डिफाइन करने के लिए मुझे क्या चाहिए? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, राइट? So these are two different types of parameters. First parameter is scalar quantity, in which we just need one magnitude to define its complete meaning. Whereas the second condition, we need magnitude as well as we need the direction to define its complete meaning. So those parameters are known as vector quantity. Okay? Now आगे बढ़ते हैं। अभी देखते हैं कि ये फोर्स पूरे चैप्टर में आएगा, फोर्स, और ये फोर्स ही है जो इस सब्जेक्ट का, या इस सब्जेक्ट में तुम बोल सकते हो कि ये फोर्स ही है जो इस सब्जेक्ट में हीरो है, राइट? तो ये इसके बारे में पढ़ना बहुत जरूरी है और उसको ठीक से समझना बहुत जरूरी है। फर्स्ट, फोर्स। Let me write कि force is a vector quantity and to define a force we need two things. एक है उसका मैग्नीट्यूड चाहिए मुझे and डायरेक्शन, ओके? सो अभी नेक्स्ट स्टेप है कि हाउ डू आई डिफाइन फोर्स। फोर्स को हम कैसे डिफाइन करेंगे? ठीक है? सो एज पर डेफिनेशन, फोर्स इज एन एक्सटर्नल एक्शन विच चेंजेस और टेंड्स टू चेंज द इनिशियल स्टेट ऑफ द बॉडी। मैं लिखता हूं उसको, force is an external action which change the initial state of the body, or it tries to change the initial state of the body.
फोर्स क्या करेगा, आइदर वो इनिशियल स्टेट को चेंज करेगा या फिर इट विल ट्राई टू चेंज द इनिशियल स्टेट ऑफ द बॉडी. नाउ व्हाट डू मीन बाय इनिशियल स्टेट ऑफ द बॉडी? ओके, नाउ लेट अस कंसीडर द फर्स्ट एग्जांपल, इनिशियल स्टेट. इनिशियल स्टेट में ध्यान रखो कि इनिशियल स्टेट में बॉडी कैन बी एट रेस्ट, एंड नंबर 2 बॉडी कैन मूव विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी. इनिशियल स्टेट, ठीक है. फर्स्ट एग्जांपल, रेस्ट. दिस बॉडी इज एट रेस्ट. इफ आई अप्लाई सम एक्सटर्नल फोर्स, this body will start moving towards right, which means that this force has changed the initial state of the body. Initial state पहले क्या था? Body was at rest, and because of this external action, the body has changed its initial state. मतलब रेस्ट से वो मोशन में हो गया. ओके, थर्ड क्या है, सॉरी सेकेंड क्या है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी. यूनिफॉर्म वेलोसिटी. एक एग्जांपल कंसीडर करो कि तुम साइकिल चला रहे हो विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी. पीछे से तुम्हारा कोई फ्रेंड आता है और तुम्हें पीछे से धक्का देता है. वो धक्का देने की वजह से क्या हो रहा है कि हमारा जो स्पीड रहता है वो डिस्टर्ब हो जाता है. तो हमारा जो इनिशियल स्टेट था, क्या था वो स्टेट कि हम यूनिफॉर्म स्पीड से, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव हो रहे थे, एंड बिकॉज ऑफ सम एक्सटर्नल एक्शन एक्टिंग ऑन आवर बॉडी, हमारा जो मोशन है वो डिस्टर्ब हो गया. ठीक है, तो ये फोर्स का काम ही ये है कि आइदर वो इनिशियल स्टेट चेंज करेगा बॉडी का, अगर चेंज नहीं कर रहा तो कम से कम वो कोशिश तो करेगा चेंज करने का. उसका काम ही वही है फोर्स का. ओके, सो दिस इज फोर्स एंड एक्सटर्नल एक्शन विच चेंज द इनिशियल स्टेट ऑफ द बॉडी, और इट विल ट्राई टू चेंज द इनिशियल स्टेट ऑफ द बॉडी. ओके, तो जब भी हम फोर्स को डिफाइन करेंगे या फोर्स लिखेंगे, जैसे हम लिखते हैं फोर्स इज इक्वल टू 10 न्यूटन. सो दिस न्यूटन इज द यूनिट ऑफ फोर्स. जैसे मास का किलो है, वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड है, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, वैसे ही फोर्स का यूनिट क्या है? न्यूटन. ओके, नाउ लेट अस डिफाइन व्हाट इज न्यूटन. अब ये न्यूटन का डेफिनेशन क्या होगा? ओके, न्यूटन का डेफिनेशन. फर्स्ट, नाउ लेट अस कंसीडर, लेट मी डिफाइन न्यूटन. Let us consider a body. Let us consider a body on a ground. अब इसके बाद से तुम लोग ध्यान दो कि जब भी हम बोलेंगे कि let us consider a body, तो हम हमेशा एक रेक्टेंगुलर बॉडी दिखाते हैं, ब्लॉक दिखाते हैं. इसका मतलब ये नहीं कि हर एक बॉडी रेक्टेंगुलर होता है, राइट? ये बॉडी कुछ भी हो सकता है. चेयर, बेंच, डेस्क, एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर, बाइक, साइकिल, पेन, मार्कर, कुछ भी हो सकता है, राइट? तो लेकिन हम उसको कैसे दिखाते हैं? सिंबॉलिकली एक रेक्टेंगल बना के दिखाते हैं. ओके, सो नाउ लेट अस कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास 1 किलो. इस बॉडी का मास कितना है? 1 किलो. नाउ डिफाइन कैसे करेंगे न्यूटन को? 1 न्यूटन को 1 Newton is the amount of force required to accelerate. मुझे इसको एक्सेलरेट करना है, उसको मूव करना है. To accelerate 1 kilo mass by 1 meter per second square. ओके, फिर से एक बार कि what is Newton? 1 Newton. Newton is the amount of force required to accelerate this 1 kilo mass by 1 meter per second square. Okay, so now by Newton's second law, we know force is equal to mass into acceleration. इस केस में हमारा मास कितना है? 1 किलो, और इस बॉडी का एक्सेलरेशन कितना है? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा? 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट? अब ये जो टर्म नजर आ रहा है तुम लोग को, ये kg इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये टर्म को हम क्या कहते हैं? न्यूटन.
सो हम इस टर्म को रिप्लेस करेंगे बाय वन सिंगल लेटर, दैट इज N, Newton. So what is Newton? Newton is the amount of force required to accelerate 1 kilo mass by 1 meter per second square. तो ये है the force is equal to 1 Newton. Newton का definition, that is the amount of force required to accelerate 1 kilo mass by 1 meter per second square. Okay? Next. फोर्स हो गया। फोर्स के बाद फिर हमने उसका यूनिट दैट इज न्यूटन का डेफिनेशन देखा। उसके बाद हम लोग कन्वर्जन फैक्टर देखते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट है कन्वर्जन फैक्टर। कन्वर्जन फैक्टर कन ऑफ फोर्स। एग्जाम में कभी कभी दिया रहेगा कि 1 किलो न्यूटन, और इसको मुझे किस में कन्वर्ट करना है? न्यूटन में कन्वर्ट करना है। तो क्या करना पड़ेगा मुझे? ये 1 जो लिखा है यहां पे 1 लिखो इनटू किलो न्यूटन। 1 किलो न्यूटन इज इक्वल टू 10⁻³ न्यूटन। ओके, नेक्स्ट 1 मेगा न्यूटन। तो ये 1 यहां पे है तो 1 यहां पे लिख दो इनटू 1 मेगा न्यूटन इज इक्वल टू 10⁻6 न्यूटन। ओके, 1 मेगा न्यूटन इज इक्वल टू 10⁻6 न्यूटन। एग्जाम में कभी कभी ऐसा देगा कि 1 गीगा न्यूटन। तो ये 1 यहां पे है तो उसको 1 लिखो इनटू 1 गीगा न्यूटन इज इक्वल टू 10⁻9 न्यूटन। 10⁻9 न्यूटन। तो ये है कन्वर्जन फैक्टर। इसको जरा ध्यान से देखो, दिखता है बहुत सिंपल, लेकिन अगर हमने यहाँ पे कुछ गड़बड़ किए तो उसके बाद जितना भी हम लोग कैलकुलेशंस करेंगे हमारा पूरा गलत हो जाएगा, पूरा गलत हो जाएगा। तो इसको दिमाग में डाल दो, 2 बार लिखो, 3 बार लिख के प्रैक्टिस करो। ये याद होना चाहिए कि 1 किलो न्यूटन इज इक्वल टू 10⁻³ न्यूटन, 1 मेगा न्यूटन इज इक्वल टू 10⁻6 न्यूटन एंड 1 गीगा न्यूटन इज इक्वल टू 10⁻9 न्यूटन। ओके, नेक्स्ट अभी है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए फोर्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए फोर्स। लेट अस कंसीडर ए बॉडी। फिर से देखो कि जब भी हम कहते हैं लेट अस कंसीडर बॉडी तो हम बॉडी को रेक्टेंगुलर फॉर्म में ही एक्सप्रेस करते हैं उसको, ठीक है, राइट। बॉडी कुछ भी हो जाए लेकिन हम सिंबॉलिकली उसको रेक्टेंगुलर फॉर्म में ही एक्सप्रेस करेंगे, राइट। अभी अगर मैंने किसी को पूछा, यहां पे बुलाया और बोला कि ये बॉडी के ऊपर एक फोर्स अप्लाई करो, तो पहला क्वेश्चन क्या पूछेंगे कि ये बॉडी के ऊपर हम किस जगह पे फोर्स को अप्लाई करें। हमारे पास काफी ऑप्शंस है, कोई यहां पे करेगा, कोई यहां पे, कोई यहां पे, कोई यहां पे, कहां भी करेगा, राइट। तो पहला क्वेश्चन क्या रहेगा कि हम किस जगह पे उस फोर्स को अप्लाई करें। तो लेट्स से हम बोलेंगे कि इस जगह पे अप्लाई करो, ओके। तो किसी ने इस जगह पे लेट्स से अप्लाई कर दिया फोर्स। सेकंड, तो मतलब मुझे क्या चाहिए, पहला चीज मुझे क्या जानना होगा कि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या है। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन फोर्स का, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन फोर्स का क्या है वो जानना पड़ेगा। सो नाउ दिस इज द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। सेकंड, हम पूछेंगे कि ये जो फोर्स है इसका मैग्नीट्यूड कितना है, वैल्यू कितना है इसका, ठीक है। तो सेकंड चीज क्या चाहिए मुझे, मैग्नीट्यूड चाहिए इसका। फोर्स का क्या चाहिए मुझे, मैग्नीट्यूड चाहिए, ठीक है। और मैग्नीट्यूड को हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं, 10 न्यूटन, 5 किलो न्यूटन, 6 मेगा न्यूटन। तो ऑल दिस आर मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, राइट। तो हमारे इस एग्जाम्पल में हमने सिर्फ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन बताया है। नेक्स्ट मुझे क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड। सो फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं 10 न्यूटन। थर्ड चीज मुझे पूछना पड़ेगा कि क्या ये फोर्स बॉडी को धक्का दे रहा है, पुश कर रहा है, या फिर बॉडी को खींच रहा है, पुल कर रहा है, ओके। तो इसे हम क्या कहेंगे, नेचर।
नेचर या फिर सेंस कहेंगे उसको, बॉडी को खींच रहा है या फिर धक्का दे रहा है। तो ये मुझे किससे मालूम पड़ेगा? एरो से मालूम पड़ेगा। एरो, अगर एरो ऐसा है नीचे की तरफ तो मतलब ये फोर्स बॉडी को धक्का दे रहा है, मतलब इट्स ए पुश काइंड ऑफ फोर्स। अगर ये एरो ऊपर की तरफ है तो मतलब ये जो फोर्स है बॉडी को खींच रहा है, तो इट्स ए पुल काइंड ऑफ फोर्स। ठीक है। फोर्थ है, मुझे डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा। डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या है? डायरेक्शन का मतलब क्या है? एक्चुअली एंगल ऑफ फोर्स मेजर्ड विथ हॉरिजॉन्टल रेफरेंस। एंगल, इस केस में क्या है? एंगल ये है, एंगल हॉरिजॉन्टल, ये है ना हॉरिजॉन्टल लाइन, उसके साथ कितना एंगल बनाया उन्होंने? थीटा। तो डायरेक्शन मीन्स व्हाट? एंगल ऑफ फोर्स मेजर्ड विथ हॉरिजॉन्टल रेफरेंस। जरूरी नहीं कि हमेशा हॉरिजॉन्टल हो, रेफरेंस वर्टिकल भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन हम इस एंटायर कोर्स में फोर्स का एंगल हमेशा हॉरिजॉन्टल के साथ ही मेजर करेंगे हमारे सेंटर कोर्स में। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हमेशा हॉरिजॉन्टल के साथ ही हो, हम वर्टिकल के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग बाय डिफॉल्ट हॉरिजॉन्टल रेफरेंस के साथ ही फोर्स का वैल्यू डायरेक्शन मेजर करेंगे। ओके, अभी अगर ये चारों चीज में से कोई भी एक चीज का वैल्यू हम अगर चेंज कर दें तो ये फोर्स का इफेक्ट इस बॉडी के ऊपर चेंज हो जाएगा। अगर मैं पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन चेंज कर दूं, यहां से यहां पे मूव कर दूं, तो ये फोर्स का इफेक्ट इस बॉडी के ऊपर वो चेंज हो जाएगा। अगर मैं वैल्यू मैग्नीट्यूड चेंज कर दूं, उस केस में भी फोर्स का इफेक्ट इस बॉडी के ऊपर चेंज हो जाएगा। अगर मैं ये नेचर चेंज कर दूं, इफेक्ट चेंज हो जाएगा। अगर मैं डायरेक्शन चेंज कर दूं तो इफेक्ट चेंज हो जाएगा। तो अगर चारों में से कोई भी एक भी वैल्यू चेंज होता है तो फोर्स का इफेक्ट चेंज हो जाएगा, राइट। एंड सेकेंड पॉइंट इज कि टू डिफाइन ए फोर्स कंप्लीटली मुझे ये चारों चीज मालूम होनी चाहिए। टू डिफाइन ए फोर्स कंप्लीटली मुझे ये चारों चीज मालूम होनी चाहिए। क्या क्या चीज मालूम होनी चाहिए? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, मैग्नीट्यूड, उसका नेचर एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इसमें से अगर कुछ भी एक भी नहीं मालूम, एक भी तुमको नहीं आता चारों में से, इसका मतलब तुमने फोर्स को कंप्लीटली डिफाइन नहीं किया है। ओके, राइट। नाउ नेक्स्ट थिंग इज साइन कन्वेंशंस देखते हैं। साइन कन्वेंशंस ऑफ फोर्स, साइन कन्वेंशंस ऑफ फोर्स। ओके, ये कन्वर्जन ऑफ फोर्स था, फिर हमने देखा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए फोर्स। यहाँ पे 4 पॉइंट्स हैं। अब हम क्या देखेंगे? साइन कन्वेंशंस ऑफ फोर्स। अगर कोई फोर्स राइट की तरफ जाता है तो हम उसको पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, और अगर कोई फोर्स लेफ्ट की तरफ जाता है तो हम उसको नेगेटिव कंसीडर करेंगे। अगर कोई फोर्स ऊपर जा रहा है तो हम उसको पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। कोई फोर्स अगर नीचे जा रहा है तो हम उसको नेगेटिव कंसीडर करेंगे। तो ये साइन कन्वेंशंस। देखो, ये कन्वर्जन ऑफ फोर्स, साइन कन्वेंशंस दिखते हैं जितना सिंपल है उतना ही खतरनाक भी है। अगर यहां पे गड़बड़ कर दिए तो जितना हम लोग सम सॉल्व करेंगे आगे जाके हर जगह पे हमको फिर गलतियां होगा। ठीक है, तो ये चीज को ठीक से ध्यान दो। कन्वर्जन ऑफ फोर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्स, देन साइन कन्वेंशन ऑफ फोर्स। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है नेक्स्ट पॉइंट जो हम देखेंगे अभी, दैट इज नोन एज लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी। लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी, लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी, लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी।
ट्रांसमिसिबिलिटी। ठीक है। कंसिडर ए रिजिड बॉडी, ये रिजिड बॉडी है, बॉडी कुछ भी हो सकता है लेकिन हम इसको हमेशा रेक्टेंगुलर फॉर्म में दिखाते हैं। कंसिडर रिजिड बॉडी, और रिजिड बॉडी के ऊपर एक फोर्स एक्ट हो रहा है, रिजिड बॉडी के ऊपर एक फोर्स एक्ट हो रहा है। ठीक है। फोर्स को डिफाइन करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? 4 चीज की जरूरत है। एक, उसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, हमको मालूम है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, यस यहाँ पे है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, यहाँ पर है। दूसरा, उसका मैग्नीट्यूड, लेटेस्ट से इसका मैग्नीट्यूड है 25 न्यूटन। थर्ड, उसका नेचर, ये नेचर हमको एरो से मालूम पड़ेगा कि ये क्या कर रहा है, उसको पुश कर रहा है। फोर्थ, उसका एंगल विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल रेफरेंस, तो कितना होगा विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल रेफरेंस? 0। ओके, तो मुझे चारों चीज ये फोर्स के बारे में मालूम है, हेंस दिस फोर्स इज कंप्लीटली डिफाइंड। और ये बॉडी कैसा है? दिस बॉडी इज ए रिजिड बॉडी, राइट, एज पर हमारा डेफिनेशन मैकेनिक्स का कि बॉडी हमेशा रिजिड होनी चाहिए। ये जो लाइन दिख रहा है दैट इज नोन एज लाइन ऑफ एक्शन। ये जो लाइन है ब्लैक कलर की लाइन, इसे हम क्या कहेंगे? ये लाइन को लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। और ये लाइन ऑफ एक्शन का खासियत क्या है कि वी कैन एक्सटेंड दिस लाइन ऑफ एक्शन, अप टू इन्फिनिटी। हम उसको एक्सटेंड कर सकते हैं, ये लाइन ऑफ एक्शन का एक प्रॉपर्टी है, खासियत है। अब ये लॉ क्या कह रहा है, ध्यान से सुनो। लॉ कह रहा है कि इफ ए फोर्स acts on a rigid body, then we can shift or transfer this force anywhere on this line of action, without changing its magnitude and effect on the body. क्या कर सकते हैं हम उसको कि we can shift this body or transfer this body anywhere on this line of action without changing its magnitude and effect on the body. Okay, अब ध्यान दो कि इनिशियली इसका कितना है, मैग्नीट्यूड कितना है? मैग्नीट्यूड 25, और इफेक्ट ऑफ दिस फोर्स ऑन दिस बॉडी क्या होगा इनिशियली कि ये कैसा है? पुश है ना, तो ये जो बॉडी है दिस विल मूव टुवर्ड्स राइट की तरफ मूव होगा। ये क्या हो गया? राइट की तरफ मूव हो रहा है, मतलब ये फोर्स का इफेक्ट है बॉडी के ऊपर कि ये बॉडी को वो राइट की तरफ मूव कराएगा। ओके, नाउ अप्लाइंग दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ आई कैन शिफ्ट दिस फोर्स एनीवेयर ऑन दिस लाइन ऑफ एक्शन। तो हम क्या करेंगे? ये फोर्स को हमने उठाया और लेट्स से हमने यहां पे प्लेस कर दिया विदाउट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड। तो कितना रहेगा यहाँ पे? मैग्नीट्यूड कितना रहेगा? 25 न्यूटन रहेगा मैग्नीट्यूड, एंड विदाउट चेंजिंग इट्स इफेक्ट ऑन द बॉडी। अभी आप देखो कि इनिशियली जब फोर्स यहां पे अप्लाई कर रहा था तब उसका वैल्यू कितना था? 25, और उसका इफेक्ट क्या था? इट वाज मूविंग दिस बॉडी टुवर्ड्स राइट। बाय अप्लाइंग दिस लॉ मैंने इस फोर्स को यहां से यहां पे शिफ्ट कर दिया अलोंग द लाइन ऑफ एक्शन। अब शिफ्ट करने के बाद इसका ये कितना वैल्यू कितना है? 25 ही है। ओके, तो हमने वैल्यू चेंज नहीं किया। उसका इफेक्ट क्या है? क्या कर रहा है अभी ये फोर्स? इसको क्या करेगा? इसको राइट की तरफ ही खींचेगा ना, उसको राइट की तरफ ही खींचेगा। तो मतलब हमने ये फोर्स को शिफ्ट किया विदाउट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड एंड विदाउट चेंजिंग इट्स इफेक्ट ऑन द बॉडी। ओके, इफेक्ट ऑन द बॉडी। यहां पे देखो कि सेंस चेंज हो सकता है। यहां पे सेंस क्या है? पुश। यहां पे सेंस क्या है? पुल। सेंस चेंज हो सकता है, पुल का पुश हो सकता है, पुश का पुल हो सकता है, लेकिन मैग्नीट्यूड एंड इफेक्ट दो चीज चेंज नहीं होगा। एक है फोर्स का मैग्नीट्यूड एंड फोर्स का इफेक्ट ऑन द बॉडी, इफेक्ट ऑन द बॉडी। ठीक है, सो दिस इज लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी। व्हाट इज द स्टेटमेंट? स्टेटमेंट इज इफ ए फोर्स एक्ट ऑन ए रिजिड बॉडी देन we can shift or transfer this force anywhere on the line of action without changing its magnitude
and its effect on the body. So this is law of transmissibility. Okay. Next point. Force system. Next point है force system. Next point, force system. फोर्स सिस्टम काफी इंपॉर्टेंट है, ये इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का हार्ट है, हार्ट, दिल. अगर ये समझ में नहीं आया, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में स्कोर करना, पास करना मुश्किल होगा. ओके, तो इसको हम ठीक से समझ जाए. फोर्स सिस्टम, फोर्स का डेफिनेशन तो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया. फोर्स, अब ये फोर्स सिस्टम क्या होगा? ठीक है, तो अगेन कंसीडर ए बॉडी कुछ भी हो सकता है. अब ये बॉडी के ऊपर लेट से दो फोर्स एक्ट हो रहा है, F1 F2. हम और एक बॉडी कंसीडर करते हैं जहां पे 4 फोर्स एक्ट हो रहा है, ये F1 F2 F3 एंड F4. ओके, सो यहां पे दो बॉडीज हैं, एक बॉडी के ऊपर 2 फोर्स एक्ट हो रहा है, एक साथ 2 फोर्स एक्ट हो रहा है, और दूसरे बॉडी में एक साथ 4 फोर्स एक्ट हो रहा है. ठीक है, अब ये फोर्स सिस्टम का मतलब क्या है, डेफिनेशन क्या है कि व्हेन 2 or more than 2 forces acts on a body, then we call these forces as force system. तो मैं इसको क्या बोलूंगा, यहाँ पे 2 फोर्स एक्ट हो रहा है, एट ए टाइम 2 फोर्स एक्ट हो रहा है, तो मैं बोलूंगा कि ए फोर्स सिस्टम इज एक्टेड ऑन ए बॉडी. ठीक है, एक बोलने का स्टाइल ऐसा भी होगा कि 2 फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन ए बॉडी, या फिर दूसरा कैसे बोलेंगे हम, ए फोर्स सिस्टम इज एक्टिंग ऑन द बॉडी, क्योंकि यहाँ पे 2 फोर्स है इसलिए फोर्स सिस्टम बन गया. यहाँ पे कैसा है, 4 फोर्स को हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे कितना है, 4 फोर्स है ना, 2 से ज्यादा है. तो एज पर डेफिनेशन ऑफ फोर्स सिस्टम 2 फोर्स या फिर 2 से ज्यादा फोर्स एक साथ अगर एक्ट हो रहा है बॉडी पे, तो हम क्या बोलेंगे, फोर्सेस को फोर्स सिस्टम बोलेंगे. फोर्स सिस्टम. ओके, राइट. सो दिस इज नोन एज फोर्स सिस्टम. अगर 2 या फिर 2 से ज्यादा अगर फोर्स एक्ट हो रहा है, सो वी विल कॉल इट एज फोर्स सिस्टम. राइट, 2 फोर्स, 3 फोर्स, 4 फोर्स, कुछ भी हो सकता है फोर्स सिस्टम के अंदर. नाउ मेन कंसेप्ट की तरफ आ रहे हैं हम लोग अभी धीरे धीरे. फोर्स सिस्टम का क्लासिफिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये फोर्स सिस्टम का क्लासिफिकेशन. राइट, अगर ये समझ में नहीं आया, मैकेनिक्स कभी भी समझ में नहीं आएगा. फोर्स सिस्टम का क्लासिफिकेशन. नाउ फोर्स सिस्टम को कैसे डिफाइन करेंगे हम, इट्स मेनली डिपेंड्स ऑन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स. याद है लाइन ऑफ एक्शन जो हमने देखा अभी जस्ट कुछ 5 मिनट के पहले, कि लाइन ऑफ एक्शन किसे कहते हैं. तो ये लाइन ऑफ एक्शन के ऊपर ही पूरा हमारा क्लासिफिकेशन बेस्ड रहेगा. राइट, तो पहला क्लासिफिकेशन, मेन फोर्स सिस्टम के मेन 2 टाइप्स है. एक है कोप्लेनर एफएस मतलब फोर्स सिस्टम, और दूसरा नॉन कोप्लेनर फोर्स सिस्टम. 2 टाइप्स. ठीक है, कोप्लेनर, को मतलब सेम, प्लेनर मतलब प्लेन, फोर्स सिस्टम मतलब 2 फोर्स या फिर 2 से ज्यादा फोर्स. तो सेम प्लेन पर 2 या फिर 2 से ज्यादा फोर्स, इसका मीनिंग ये है. नॉन कोप्लेनर, अब यहां पे एज यूजुअल कोप्लेनर मतलब सेम, प्लेनर मतलब प्लेन, फोर्स सिस्टम मतलब 2 या फिर 2 से ज्यादा फोर्स. राइट, तो ये क्या हो गया, सेम प्लेन पर 2 से या फिर 2 से ज्यादा फोर्स. लेकिन यहां पे एक वर्ड आया है नॉन, तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, ये सेम निकल जाएगा और यहां पे क्या आएगा, डिफरेंट. इसका मतलब क्या है कि डिफरेंट प्लेन्स पर
दो या फिर दो से ज्यादा फोर्स। ये क्या है, सेम प्लेन पर दो, एफएस मतलब फोर्स सिस्टम मतलब दो या फिर दो से ज्यादा फोर्स। तो सेम प्लेन पर दो या फिर दो से ज्यादा फोर्स, ये अलग अलग प्लेन पर दो या फिर दो से ज्यादा फोर्स। ओके, हमारे सिलेबस में ये नॉन कोप्लेनर फोर्स सिस्टम नहीं है, सिर्फ किसे फोकस करना है, कोप्लेनर फोर्स सिस्टम फोकस करना है। ओके, तो अभी हम जितना भी देखेंगे क्लासिफिकेशन सब क्या रहेगा, कोप्लेनर फोर्स सिस्टम रहेगा, मतलब सब फोर्स एक ही प्लेन पर एक्ट होगा। ओके, तो पहला है कोलिनियर कोप्लेनर फोर्स सिस्टम, ये लेटेस्ट आ रहा है सी फॉर कोप्लेनर, एफएस फोर्स सिस्टम, कोप्लेनर फोर्स सिस्टम कोलिनियर। दूसरा है कॉन्करेंट कोप्लेनर फोर्स सिस्टम। तीसरा है नॉन कॉन्करेंट कोप्लेनर फोर्स सिस्टम। तीन बेसिक टाइप्स है, कोलिनियर कोप्लेनर फोर्स सिस्टम, कॉन्करेंट कोप्लेनर फोर्स सिस्टम, नॉन कॉन्करेंट कोप्लेनर फोर्स सिस्टम। ठीक, आगे जाके इसका भी टाइप्स बनेगा। एक बनेगा पैरेलल फोर्स सिस्टम, पैरेलल फोर्स सिस्टम, और दूसरा जनरल फोर्स सिस्टम। पैरेलल फोर्स सिस्टम, जनरल फोर्स सिस्टम। ठीक है, अभी इसको ध्यान से समझना है हमको, क्योंकि ये अगर समझ में नहीं आया तो मैकेनिक्स समझना बहुत ही डिफिकल्ट है। ओके, पहला, सो लेट अस कंसीडर वन क्यूब। एक क्यूब कंसीडर करते हैं। क्यूब के कितने सरफेस होते हैं, 6, राइट, आगे पीछे, राइट लेफ्ट, टॉप एंड बॉटम। तो टोटल सरफेस कितने हैं, 6। सरफेस को हम क्या कहते हैं, प्लेन। तो टोटल प्लेन कितना है क्यूब का, क्यूब का टोटल प्लेन कितना है, 6। नाउ कोलिनियर कोप्लेनर फोर्स सिस्टम, इसका मतलब क्या है कि इफ द line of action of all the forces passes through one single line, so that system is known as collinear coplanar force system। तो यहां पे देखिए कि F1, F2 and F3, so there are three forces, F1, F2, F3, and their line of action of all the forces are passing through one single line, राइट, इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे, कोलिनियर। तो कोलिनियर का मतलब क्या है कि दी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ ऑल द फोर्सेस पासेस थ्रू वन सिंगल लाइन, कोलिनियर। कोप्लेनर मतलब ऑल द फोर्सेस लाइज ऑन सेम प्लेन। यहां पे देखो कि F1, F2, F3 वो सिंगल प्लेन पर ही है, फ्रंट प्लेन पर ही है, फ्रंट सरफेस पे ही है। तो मतलब क्या बन गया ये, कोप्लेनर। ओके, तो यहां पे अब देखो कि तीनों फोर्स है एक ही लाइन से पास हो रहा है, इसलिए कोलिनियर। एक ही प्लेन पर है इसलिए कोप्लेनर, और यहां पे दो से ज्यादा फोर्स है इसलिए फोर्स सिस्टम। नेक्स्ट देखते हैं कॉन्करेंट कोप्लेनर फोर्स सिस्टम। इसके लिए भी यहां पे एक हम क्यूब बनाएंगे, क्यूब। ओके, कॉन्करेंट F1, F2, यहां पे देखो कि हर एक फोर्स एक ही प्लेन पर एक्ट हो रहा है सब, क्योंकि ये क्या है, कोप्लेनर है। ठीक है, कॉन्करेंट किसे कहेंगे कि इफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ ऑल द फोर्सेस पासेस थ्रू वन सिंगल पॉइंट, यहां पे क्या था, थ्रू पासेस थ्रू वन लाइन, यहां पे क्या है, वन सिंगल पॉइंट। ठीक है, सो इफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ ऑल द फोर्सेस पासेस थ्रू वन सिंगल पॉइंट, हम क्या कहेंगे उसे, कॉन्करेंट। कोप्लेनर क्यों, क्योंकि पूरा फोर्स एक ही प्लेन पर एक्ट कर रहा है। फोर्स सिस्टम क्यों बोल रहे हैं हम लोग इसको, क्योंकि यहां पे दो या फिर दो से ज्यादा फोर्स एक्ट हो रहा है। यहां पे कितना है, चार फोर्स। ठीक है, नॉन कॉन्करेंट मतलब क्या, कि ऑल द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस डज नॉट पास थ्रू वन सिंगल पॉइंट। ऑल द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ ऑल द फोर्सेस
डज नॉट पास थ्रू वन सिंगल पॉइंट। तो इसके अंदर भी क्या रहेगा, दो कैटेगरी है, एक तो पैरेलल है, दूसरा जनरल। लेट अस कंसीडर अगेन क्यूब, एक क्यूब कंसीडर करते हैं। ओके, एक क्यूब कंसीडर करेंगे। अभी यहां पे फोर्स दिखाते हैं, पैरेलल फोर्स F1 F2 F3, F1 F2 F3। ओके, यहां पे देखो कि हर एक फोर्स एक पॉइंट से पास नहीं हो रहा है, अलग अलग पॉइंट से पास हो रहा है, तो ये क्या बन जाएगा, नॉन कॉन्करेंट। लेकिन तीनों फोर्स एक ही प्लेन पर है, इसलिए कोप्लेनर। और फोर्स सिस्टम क्यों कहा गया इसको, क्योंकि यहां पे दो से ज्यादा फोर्स है, राइट। नेक्स्ट, जनरल फोर्स सिस्टम, क्यूब कंसीडर करते हैं। जनरल फोर्स सिस्टम में कैसा रहेगा, फोर्स पैरेलल नहीं रहेगा, कैसे भी कहां से भी पास होगा वो, F1 F2 F3, राइट। यहां पे आप देखो कि तीनों फोर्स एक ही पॉइंट से पास नहीं हो रहा है, इसलिए नॉन कॉन्करेंट। तीनों फोर्स एक ही प्लेन पर है, इसलिए कोप्लेनर। और यहां पे दो से ज्यादा फोर्स एक्ट हो रहा है, इसलिए फोर्स सिस्टम। जनरल क्यों कहा गया, क्योंकि ये पैरेलल नहीं है, देखो अब यहां पे पैरेलल नहीं है, राइट। तो ये है फोर्स सिस्टम का क्लासिफिकेशन, राइट। पहला कोप्लेनर फोर्स सिस्टम, देन नॉन कोप्लेनर फोर्स सिस्टम, उसके बाद फिर कोप्लेनर। नॉन कोप्लेनर हमारे सिलेबस में है ही नहीं, तो पढ़ने की जरूरत नहीं है। कोप्लेनर में फिर तीन टाइप में से पहला है कोलिनियर, कॉन्करेंट, नॉन कॉन्करेंट। कोलिनियर किसे कहेंगे, अगर हर एक फोर्स एक ही लाइन से पास हो रहा है। कॉन्करेंट किसे कहेंगे, अगर हर एक लाइन ऑफ एक्शन फोर्स का एक ही पॉइंट से पास हो रहा है। और ये क्या है, पैरेलल, हर एक फोर्स एक दूसरे को पैरेलल रहेगा यहाँ पे, ठीक है। सो दिस इज फोर्स सिस्टम, वेरी इंपॉर्टेंट। ये समझ में नहीं आया तो मुश्किल, बहुत ही मुश्किल आगे जाके, ठीक है। तो ये देख के मालूम होना चाहिए कि दिस इज कोलिनियर कोप्लेनर फोर्स सिस्टम। ये देख के मालूम होना चाहिए दिस इज कॉन्करेंट कोप्लेनर फोर्स सिस्टम। ये देख के मालूम होना चाहिए इट्स ए पैरेलल फोर्स सिस्टम। ये देख के मालूम होना चाहिए ये जनरल फोर्स सिस्टम। बाय डिफॉल्ट हर एक फोर्स हमारे सिलेबस में क्या रहेगा, कोप्लेनर रहेगा बाय डिफॉल्ट, क्योंकि नॉन कोप्लेनर तो हमारे सिलेबस में है नहीं। ओके, नेक्स्ट कंसेप्ट है टाइप्स ऑफ फोर्स सिस्टम। टाइप्स ऑफ फोर्स सिस्टम, ओके। लेट अस कंसीडर ए बॉडी। एक बॉडी कंसीडर करो, ये यहां पे ऐसे रखा हुआ है, बॉडी इज एट रेस्ट। अभी अगर मैं पूछूं कि ये बॉडी के ऊपर कौन कौन सा फोर्स एक्ट हो रहा है, तो एक कॉमन आंसर मिलेगा कि कुछ भी नहीं, क्योंकि बॉडी मूव नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं, राइट ना। लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है, बॉडी एट रेस्ट है लेकिन फिर भी उसके ऊपर फोर्स एक्ट हो रहा है। इस केस में कौन कौन सा फोर्स एक्ट हो रहा है, एक ये बॉडी का खुद का एक वेट जो नीचे एक्ट होगा, और मेरा हाथ का एक रिएक्शन जो ऊपर की तरफ एक्ट होगा, ठीक है। तो लेट्स से अगर ये बॉडी का वेट है जो नीचे की तरफ एक्ट होगा, वेट हमेशा नीचे की तरफ एक्ट होता है। लेट्स से ये 10 न्यूटन है, और ये मेरा हाथ एक इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन दे रहा है। कितना दे रहा है वो, 10 न्यूटन का दे रहा है, राइट। अब हम इसे क्या कहेंगे, यहां पे कितना फोर्स एक्ट हो रहा है, दो फोर्स एक्ट हो रहा है ना। ये कितना फोर्स एक्ट हो रहा है, यहां पे दो फोर्स एक्ट हो रहा है, इसलिए हम क्या कहेंगे, इसे कहेंगे हम फोर्स सिस्टम कहेंगे। अभी हमने देखा डेफिनेशन कि अगर दो से ज्यादा फोर्स अगर एक्ट हो तो हम इसे क्या कहेंगे, फोर्स सिस्टम। तो यहाँ पे दो फोर्स एक्ट हो रहा है, एक बॉडी का वेट 10 न्यूटन और एक इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन 10 न्यूटन। तो यहाँ इसको हम क्या कहेंगे, फोर्स सिस्टम कहेंगे। अभी लेट अस कंसीडर द नेट अनबैलेंस्ड फोर्स कितना है, नेट अनबैलेंस्ड फोर्स, या फिर पहले हम इसको डिसाइड करते हैं। अभी हम इसको टोटल फोर्स निकालेंगे कि ये कितना जा रहा है नीचे, 10 न्यूटन फोर्स कहां पे जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। एज पर हमारा साइन कन्वेंशंस, कोई भी फोर्स नीचे गया तो हम क्या करेंगे, उसको -10 लेंगे, नीचे की तरफ जा रहा है। साइन कन्वेंशन देखो एक बार, अगर कोई फोर्स ऊपर की तरफ जा रहा है तो हम उसको +10 लेंगे, तो टोटल कितना हो गया, 0 न्यूटन।
0 न्यूटन, राइट। अब ये 0 न्यूटन का मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि दिस 0 न्यूटन इज नोन एज नेट अनबैलेंस्ड फोर्स, नेट अनबैलेंस्ड फोर्स। तो अभी ये सिस्टम में, ये फोर्स सिस्टम में नेट अनबैलेंस्ड फोर्स कितना है? नेट अनबैलेंस्ड फोर्स 0, अनबैलेंस्ड फोर्स 0। तो ये सिस्टम क्या बन गया? बैलेंस्ड फोर्स सिस्टम बन गया। ये सिस्टम क्या बन गया? बैलेंस्ड फोर्स सिस्टम। तो एक बैलेंस्ड फोर्स सिस्टम में हमेशा नेट अनबैलेंस्ड फोर्स कितना रहेगा? 0। नेट अनबैलेंस्ड फोर्स 0 है, इसीलिए बॉडी रेस्ट में है, ठीक है। इसलिए बॉडी क्या है? रेस्ट में। अगर आप देखो बॉडी रेस्ट में, क्यों? क्योंकि इसके ऊपर अनबैलेंस्ड फोर्स, नेट अनबैलेंस्ड फोर्स कितना एक्ट हो रहा है? 0, इसलिए इसका कोई मूवमेंट नहीं है, ओके। अभी अगर जस्ट इमेजिन करो कि मेरे हाथ के ऊपर मैंने एक काफी वजनदार ऑब्जेक्ट ले लिया, लेट्स से उसका वेट रहेगा 1000 न्यूटन, 1000 न्यूटन, और मेरा हाथ एक रिएक्शन दे रहा है, लेकिन 1000 नहीं, कितना दे रहा है? 600 दे रहा है, 600 दे रहा है, ठीक है। तो अभी इस केस में लेट्स से ये केस नंबर 1 है, ये केस नंबर 1 और ये केस नंबर 2। ये क्या बन गया? फोर्स सिस्टम। ये क्या बन गया? फोर्स सिस्टम, क्योंकि यहां पे 2 फोर्स एक्ट हो रहा है। अब मुझे क्या निकालना है? इसका नेट अनबैलेंस फोर्स कितना है? एज पर साइन कन्वेंशन ये नीचे की तरफ जा रहा है, तो -1000। ये 600 ऊपर की तरफ जा रहा है, इसलिए +600। तो कितना हो जाएगा? -400 न्यूटन। अरे माइनस कब लिखते हैं माइनस? जब फोर्स नीचे की तरफ जा रहा है, तो हम उसको ऐसे लिखेंगे 400 न्यूटन टुवर्ड्स डाउन। अब ये जो वैल्यू है क्या है? ये दिस इज नेट अनबैलेंस्ड फोर्स। तो सेकेंड केस में क्या हो रहा है? अगर मेरे हाथ के ऊपर एक ऐसा ऑब्जेक्ट रखा जिसका वेट 1000 न्यूटन है और मेरा हाथ रिएक्शन कितना दे पाएगा? मैक्सिमम 600 न्यूटन। तो इस केस में क्या होगा? ये वेट के वजह से मेरा हाथ जो है वो नीचे की तरफ चला जाएगा, तो बॉडी मोशन में आएगा। क्यों मोशन में आया? बिकॉज बॉडी के ऊपर अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट हो रहा है। कितना एक्ट हो रहा है? वो 400 न्यूटन। तो यहां पे अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट हो रहा है, इसलिए हम लोग इसे क्या बोलेंगे? अनबैलेंस्ड फोर्स सिस्टम, अनबैलेंस्ड फोर्स सिस्टम। तो केस 1 बैलेंस्ड फोर्स सिस्टम, जहां पे हम देखेंगे कि अनबैलेंस्ड फोर्स 0 है। केस 2 इसे हम क्या बोलेंगे? अनबैलेंस्ड फोर्स सिस्टम। क्यों? क्योंकि यहां पे नेट अनबैलेंस्ड फोर्स है, 0 नहीं है, कुछ तो एक वैल्यू है। यहां पे कितना है? 400 न्यूटन, ठीक है। तो इसी को, ये बैलेंस फोर्स सिस्टम को हम क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम। और ये हमारा चैप्टर नंबर 2 चैप्टर रहेगा। और ये अनबैलेंस फोर्स सिस्टम को हम क्या कहेंगे? रिजल्टेंट फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स। और ये हमारा क्या हो जाएगा? चैप्टर नंबर 1 हो जाएगा, राइट। तो चैप्टर नंबर 1 मतलब अनबैलेंस फोर्स सिस्टम। अनबैलेंस फोर्स सिस्टम मतलब क्या? कि वहां पे एक नेट अनबैलेंस फोर्स एक्ट करेगा। बैलेंस फोर्स सिस्टम का मतलब क्या? कि नेट अनबैलेंस फोर्स 0, नेट अनबैलेंस फोर्स 0 है, इसका मतलब बॉडी रेस्ट में रहेगा। तो ये अनबैलेंस फोर्स सिस्टम हमारा चैप्टर नंबर 2 है, दैट इज इक्विलिब्रियम। और अनबैलेंस फोर्स सिस्टम हमारा चैप्टर नंबर 1 रहेगा, राइट। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग फर्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे, दैट इज रिजल्टेंट फोर्स। और हर बुक में सिर्फ फोर्स ही लिखा है, चैप्टर का नाम फोर्स लिखा है, लेकिन एक्चुअल में वो क्या रहेगा? अनबैलेंस फोर्स सिस्टम रहेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास से हम फर्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे, दैट इज अनबैलेंस फोर्स सिस्टम, ओके।